दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की जो हालत पिछले कुछ सालों से बनी हुई थी, जिस प्रकार से यह मान लिया गया था कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में और खास करके गंगा के मैदानी भागों में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करना अब संभव नहीं है। अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हकीकत यही है कि कांग्रेस इस देश की धमनियों में बहती है, कांग्रेस इस देश की सिराओं में बहती है और कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस सिस्टम के सहारे चलती रही, वो सिस्टम वक्त के साथ बदलाव नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक जमाने में 350 और 400 सीटों को बहुत आसानी से लोकसभा में छूने वाली कांग्रेस पार्टी 44 और 52 पर भी सिमटती हुई नजर आई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उस फेज से बाहर निकल गई है। अब कांग्रेस सड़कों पर है। अब कांग्रेस दफ्तरों में नहीं है, बल्कि कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस आम जनता के बीच है। इस बात पर बहस हो सकती है, इस बात पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अब भी वो ताकत हासिल कर ली है कि लोकसभा में वो 150 सीटें या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत को प्राप्त कर सके। स्वाभाविक है कि कुछ भी कहना इस संदर्भ में जल्दबाजी है, लेकिन इस बात को आसानी के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि जिस प्रकार से पिछले 3-4 दशकों में भारत बदलता हुआ दिखाई दिया, चाहे पॉजिटिव तरीके से यानी सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, उसमें व्यक्ति आधारित राजनीति और मुद्दा आधारित राजनीति दोनों समाज को प्रभावित करने की दिशा में एक साथ आगे बढ़ते रहे। तो इन सब के बीच 2011 की परिस्थितियां जो लोगों को देखने को मिली, 2014 आते आते जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाने लगा, वो दरअसल एक दिन की कमजोरी से नहीं था, एक साल की कमजोरी से नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद तो काफी पहले पड़ गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बदलाव किस तरह से हुआ है और कैसे यह बदलाव आगे जा सकता है, यदि कांग्रेस रास्ते पर रही तो आगे जा सकता है, जरा इसको समझने के लिए कांग्रेस पार्टी का संक्षिप्त इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। ज्यादा पुराने पर्दे उघाड़ने की जरूरत नहीं है, बस चर्चा किए देता हूं कि दादा भाई नौरोजी वाली एक कांग्रेस थी, 1885 से 1915 वाली कांग्रेस निवेदन प्रतिवेदन की कांग्रेस मानी गई, लेकिन आम लोगों तक वो कांग्रेस पहुंची। फिर उसके बाद सत्याग्रह वाली कांग्रेस आई, महात्मा गांधी की कांग्रेस, और फिर उसके बाद नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वाली कांग्रेस भी आई, जो पूर्ण स्वराज के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार थी। आजादी मिली, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। जनता के बीच जाने की बजाय सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सुविधा की राजनीति करती चली गई। संगठन और सत्ता समाज में हो रहे बदलाव से लगभग अनभिज्ञ से पड़े रहे और उस बदलाव ने सने सने 1990 की 7 अगस्त तक की तारीख भी तय कर ली, जिस तारीख के बाद यह तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली। 7 अगस्त यानी मंडल कमीशन को लागू किए जाने का दिन। लेकिन उसके पहले नेशनलाइजेशन हो या उसके ठीक बाद 90 के ठीक बाद 91 का ग्लोबलाइजेशन हो, राष्ट्रीयकरण से लेकर भूमंडलीकरण तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हर वो काम हुए जिसमें यह कहा जा सकता था कि आम आदमी की बेहतरी के लिए एक कोशिश की जा रही है। अब वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई, कितनी कामयाब नहीं हुई, इस पर सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि संगठन को डेंट कहां लगा। सवाल यही है कि सत्ता से दूर कैसी होती चली गई। सवाल यही है कि जनता से दूर कैसी होती चली गई, क्योंकि जनता से दूर हुई तभी सत्ता से दूर हुई। तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के दौर में यानी पोस्ट नेहरू एरा में जिस प्रकार से व्यक्तिवादी संगठन बनना शुरू हुआ, दिल्ली के इशारे पर मुख्यमंत्री बनाए जाने लगे, आला कमान कल्चर कांग्रेस में हावी होता चला गया, उसने कांग्रेस पार्टी के संगठन को नुकसान पहुंचाया, जनता से तोड़ने का काम किया। वही काम जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी विधायक दल की बैठक बुला करके दिल्ली से आए हुए नाम पर पर्ची से मुख्यमंत्री निकाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बिठाना, नीतियों को जनता तक ले जाने के लिए जो सबसे बड़ा फोरम होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों का होता है। कांग्रेस पार्टी वहीं पर विफल होती चली गई और उसके विफल होने का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व की धमक थी वो मुद्दा आधारित चुनाव में तब्दील होती गई। कांग्रेस को स्वाभाविक जीत कब मिली? कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक जीत जब जनता ने कांग्रेस के सिवा किसी विकल्प की ओर देखा तक नहीं और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया,
वो इस देश के पहले 3 लोकसभा चुनाव थे, 1952, 1957 और 1962। बात यदि 67 की करें तो राज्य स्तर पर चुनौती तो मजबूत मिली, खासकर डॉक्टर लोहिया के संविद के प्रयोग से मजबूत चुनौती मिली। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर घिसटते हुए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, क्योंकि उस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष विकल्प दे पाने की स्थिति में खुद को तैयार नहीं कर पाया था। लेकिन 67 के आगे 1969 आते आते कांग्रेस में महाविभाजन भी होता है, सिंडिकेट अलग होती है संगठन कांग्रेस के नाम से, और इंदिरा गांधी की कांग्रेस रिक्विजिशन आती है। वहीं से कांग्रेस पार्टी की बड़ी चुनावी सफलता में कांग्रेस पार्टी का सिस्टम अंदर से दरक रहा है, वो मुद्दा गौण पड़ता चला गया। एक तरफ डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होती चली गई, निश्चित तौर पर यह कांग्रेस पार्टी का ही क्रेडिट था, लेकिन डेमोक्रेसी की जड़ें जब मजबूत होती है तो सामुदायिक चेतना, कम्युनिटी कॉन्शसनेस बढ़ती है, सामाजिक चेतना बढ़ती है, राजनीतिक भागीदारी की उत्कंठा बढ़ती है। उस उत्कंठा, उस चेतना, उस भागीदारी की महत्वाकांक्षा के दौर में सेंट्रलाइज्ड पावर जैसा परसेप्शन, यानी केंद्रीकृत व्यवस्था जैसा परसेप्शन जो ऊपर से बना, उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। 3 लोकसभा चुनाव उस वक्त से कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीते, स्पष्ट बहुमत के साथ जीते। तीनों का जिक्र किए देता हूं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी से चूक कहां हुई। 1971 का चुनाव, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे के साथ 1971 का चुनाव जीता गया। बैंकों के नेशनलाइजेशन और राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति ने इस देश में गरीबों की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी है। याद रहे, इंदिरा गांधी गरीबों की सबसे बड़ी नेता है, न कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। ये फीलिंग जो ऊपर में भरनी शुरू हुई, नतीजा ये हुआ कि संगठन की जगह व्यक्ति की प्रधानता बढ़ती चली गई और जनता ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह कांग्रेस को वोट दिया। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व से बड़ा व्यक्तित्व भारत की राजनीति में सत्ता में बैठने वाला कोई नहीं हुआ, किसी का व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जनता नेहरू को वोट दे रही है, जनता कांग्रेस को वोट नहीं बल्कि नेहरू को वोट दे रही है, ये फीलिंग जनता के मन में कहीं नहीं थी, ये मानसिकता जनता के बीच नहीं थी। लेकिन 1971 के चुनाव में पहली बार यह देखा गया कि जनता ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। ठीक 1980 का चुनाव देखें, जब 3 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद इंदिरा गांधी ने वापसी की, तब भी जनता ने इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे पर वोट दिया। इस पर वोट नहीं दिया कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। वहां भी इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, सत्ता के लिए आपस में लड़कर खंड खंड हो रहे जनता पार्टी के नेताओं से जनता ने बेहतर माना, न कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर 1980 में जनता ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी का पूर्व का इतिहास, इंदिरा गांधी का शासनकाल और इमरजेंसी को भुला करके जनता ने 1980 में इंदिरा गांधी को ही स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जनता की नजर में वो सक्षम नेता थी, और जब सक्षम नेता की छवि ऊपर रखी गई तो स्वाभाविक है कि एक बार फिर से पार्टी के संगठन की जो ओवरहॉलिंग होनी चाहिए थी, जनता के बीच नीचे जो चल रहा है, जो एक मौन क्रांति की स्थिति दिखाई दे रही है, उस मौन क्रांति को पढ़ने में कांग्रेस पार्टी विफल रही। तभी उत्तर प्रदेश में 10 सालों में 80 से 90 में 5-6 मुख्यमंत्री, बिहार में आधा दर्जन मुख्यमंत्री, और ज्यादातर मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से आते थे, ब्राह्मण ठाकुर मुख्यमंत्री बन रहे थे। और इसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं 77 में जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्रियों ने सामाजिक न्याय की बात को आगे लाकर रख दिया, उसके बाद यह तय हो चला था कि आज नहीं तो कल समाज के दूसरे वर्गों की चेतना जो दबी ढकी है, वो सतह पर आने में अब ज्यादा देर नहीं है। कांग्रेस ने वहां चूक कर दी। तीसरे लोकसभा चुनाव का भी जिक्र कर देता हूं, कांग्रेस कैसे जीती। 1984 का चुनाव, 1984 के चुनाव में क्या हो रहा था? 1984 का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव था, लोकसभा का नहीं बल्कि शोकसभा का चुनाव। जो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, कमोबेश वही चुनाव था, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इंदिरा गांधी, उस वक्त की प्रधानमंत्री, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उन्हें उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने तमाम मुद्दों को भूलकर सहानुभूति लहर में कांग्रेस पार्टी को 400 पार का आंकड़ा दे दिया, जो आज दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सपना बना हुआ है। 400 पार का नारा गढ़ा जा रहा है। तो 84 का चुनाव भी न तो संगठन का चुनाव था,
न व्यक्ति का चुनाव था, न पार्टी का चुनाव था, बल्कि परिस्थितियों का चुनाव था। और परिस्थितियों के चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को अंतिम बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। अब उसके बाद 1989 में जब सत्ता फिसली, तो सत्ता फिसलने के बाद जो नए लोग सत्ता में आए, उन्हें बखूबी पता था कि लाल और भगवा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सत्ता की दोनों बैसाखी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ थी, दोनों एक साथ लंबे समय तक नहीं रहेंगे और खींचतान में इस सरकार का जाना तय है। और जब सरकार का खींचतान में जाना तय है, तो उसी दौर में पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा। और लगभग ये वही दौर था जब कांसीराम के सहारे दलित चेतना एक अलग तरीके से उभर कर सामने आ रही थी। और ये वही दौर था, एक आध साल आगे पीछे, जिसमें भूमंडलीकरण की बयार भी बह रही थी और उस भूमंडलीकरण में ब्रांड कॉन्शसनेस इस देश के अंदर हावी होता जा रहा था। और हम लोग जैसे 90 के दशक के बच्चे जब ये देखते हैं, उस वक्त के क्रिकेट सम्राट के पन्नों को उलट कर देखते हैं, तो सचिन तेंदुलकर के मैनेजर मार्क मस्करनहास की तस्वीर और बदलते हुए दौर में मैनेजर रखने की प्रवृत्ति, ब्रांड कॉन्शसनेस की स्थिति, शाहरुख खान के सामने आने की परिस्थितियां और इस देश के अंदर समानांतर रूप से एक सांप्रदायिक चेतना के उभार की प्रवृत्ति भी दिखाई देने लगी। और इन सब परिस्थितियों से मुकाबला करने की बजाय 90 के दशक के पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो कांग्रेस पार्टी थी, नरसिम्हा राव का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में चाहे देश की बेहतरी के लिए जितने काम हुए हो, चाहे मनमोहन सिंह ने भी बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव की जितनी मदद की हो, लेकिन सत्ता ने कहीं ना कहीं समाज के अलग अलग वोटरों को उस नारे के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की जो कांग्रेस पार्टी का एक तकिया कलाम हुआ करता था कि गांव गली से नाता है, सरकार चलाना आता है। लेकिन गांव गली का नाता कांग्रेस पार्टी का छूटता चला गया, कैडर जुड़ने बंद हो गए। कैडर या तो मंडल के साथ जुड़ रहे थे या कमंडल के साथ जुड़ रहे थे या फिर कांसीराम की चेतना के साथ जुड़ रहे थे। कैडर कहीं भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे थे। 90 के दशक का उभरता हुआ मध्य वर्ग, राव मनमोहन की आर्थिक नीतियों से उभरता हुआ मध्य वर्ग जो कांग्रेस पार्टी की वजह से खड़ा हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर किसी न किसी दलित चेतना के आधार पर कांसीराम के साथ, मंडल चेतना के आधार पर जनता दल परिवार की अलग अलग पार्टियों के साथ, तो कमंडल चेतना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता चला गया और कांग्रेस पार्टी दरकती चली गई। लेकिन अब इन तीनों सामाजिक चेतना का जिसका मैंने जिक्र किया, अब वो सैचुरेशन पॉइंट अगले 30-35 साल में आया। इस बीच में कांग्रेस को सत्ता भी मिली, 2004 से 14 की सत्ता मिली, 10 सालों की सत्ता मिली। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां से सत्ता का कारवां गुजरता है, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, जहां की 125 लोकसभा सीटें ये तय करती है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और उस प्रधानमंत्री को बनाने में कितनी बड़ी भूमिका इन राज्यों की होगी, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच और नेतृत्व को खड़ा करने की बजाय कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। कोशिशें ईमानदार थी। राहुल गांधी ने काफी कोशिश की, चाहे वो भट्टा परसौल गए हो बाइक पर बैठकर, किसानों को मुआवजा दिलाने की बात हो, राशन कार्ड के पोर्टेबिलिटी की बात हो कि बिहार यूपी का व्यक्ति महाराष्ट्र में भी अपने राशन कार्ड पर राशन उठा सकता है, या फिर लैंड एक्विजिशन बिल या मनरेगा या 6 पे कमीशन जिसकी भी बात आप करें, आरटीआई की बात आप करें, तमाम कोशिशें नीतिगत स्तर पर हुई। लेकिन वोटर्स के बीच ये चीजें जाए कैसे, वो हो नहीं पाया। मैंने खुद देखा है नोएडा और गुड़गांव को मनमोहन सिंह के दौर में खड़ा होते हुए, छोटे से कस्बे से बड़े शहर में तब्दील होते हुए, हाई राइज में बदलते हुए, और उन हाई राइज में जो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का परिणाम थी, उसमें रहने वाले लोग संघ का गणवेश पहनकर घूमने में गर्व महसूस करने लगे। ये कांग्रेस पार्टी का फेल्योर था और कांग्रेस पार्टी के इसी फेल्योर को राहुल गांधी ने पहचाना तो है, तभी बिहार में राजेश राम को नेतृत्व दिया, दलित नेता को नेतृत्व दिया, तभी उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिस्थितियों को बदलने की कोशिश हुई, तभी अनिल जयहिंद को कांग्रेस पार्टी में प्रमुखता के साथ ओबीसी सेल का चेयरमैन बनाकर लाया गया, और तभी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की बातें भी कर रही है। लेकिन सामाजिक न्याय की बातें जो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी ऊपर से जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, या प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस का केंद्रीय संगठन जिस प्रकार के एजेंडे को लागू कराना चाहता है, क्या जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर उस तरह का ढांचा है? स्वाभाविक है कि उस तरह का ढांचा नहीं है, और उस तरह का ढांचा नहीं है तो उस ढांचे को विकसित किए जाने के लिए कांग्रेस के पास कार्य योजना क्या है,
ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल यदि मेरी व्यक्तिगत राय आप जानना चाहें तो यही दिखाई देता है कि वो अभी संगठन का अभाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के प्रति आकर्षण, कांग्रेस पार्टी के प्रति आकर्षण और उस आकर्षण को बनाए रखने के लिए संगठन का लगातार सतत रूप से जनता के बीच बने रहना, इन दोनों चीजें जो जरूरी होती है, इन दोनों के बीच तालमेल का जो जरूरत होती है, उसका नितांत अभाव बिहार में भी देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और कारण सबसे बड़ा यही है कि मठाधीशों के सहारे, 2-3 नंबर का पैसा कमाने वाले लोगों के सहारे स्थानीय स्तर पर संगठन को चलाने की कोशिशें जो चल रही है, जनता कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अब 90 के दशक का बाहुबल खत्म हो चुका, अब जमींदारी सिस्टम खत्म हो चुका, लेकिन 9 सामंत की व्यवस्था भी 90 के दशक के बाद जो सामने आई, अब जनता उस 9 सामंत और 9 धनाढ़ लोगों से ऊब चुकी है। कहीं ना कहीं यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि सामंत के चक्कर से निकलकर 9 सामंतों के चक्कर पर जिला और ब्लॉक लेवल का जो संगठन और सांगठनिक ढांचा जो सुस्त पड़ा हुआ दिखाई देता है, वो इसी वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 धनाढ़ और 9 सामंतों के चक्कर में जिला स्तरीय कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस पड़ी हुई है। साफ सुथरी छवि के लोगों को जोड़ने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए था, यदि वो प्रयास हुआ भी है तो उस प्रयास को बहुत सार्थक प्रयास नहीं माना जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कोशिशें कर रहे हैं। ये बात सही है कि जनता मोदी सरकार से उब रही है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी वाली संगठन की भाजपा अब नहीं है, जिसमें कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री होते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे मुख्यमंत्री होते थे, जो आला कमान की इच्छा पर चलने के लिए मजबूर नहीं थे। अब आला और कमान दोनों बीजेपी के पास है, लेकिन आला और कमान के साथ नीचे राज्य स्तर पर ताला भी लगा दिया गया है। वही ताला जो कांग्रेस पार्टी ने 80 के दशक में राज्यों में लगाने की कोशिश की थी अपने कांग्रेस के संगठन में, कि दिल्ली के इशारे से चलाने की कोशिश हो। अब स्वायत्तता दी जा रही है, राज्य इकाइयों को स्वायत्तता मिलनी भी चाहिए, लेकिन इस स्वायत्तता के दायरे के आगे जो जमीनी और बुनियादी काम करने की जरूरत है, उसका जो अभाव दिख रहा है। क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के बाद उस पर ध्यान देंगे? क्या बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में कैसे कांग्रेस को चुनाव जीतने के लायक बनाया जाए, वो राहुल गांधी कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें भी नहीं पता कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी जनता में मोदी सरकार से गुस्सा तो है, लेकिन मोदी सरकार से जो गुस्सा जनता में है, उस गुस्से को अपने प्रति समर्थन में इंडिया गठबंधन बदल पाएगा। ये लोकसभा चुनाव में तो दिखा, कई जगह वोट चोरी के आरोप भी लगे, तभी वोटर अधिकार यात्रा भी हो रही है, राहुल गांधी सबूतों के साथ भी सामने आए। लेकिन वो एक अलग बात है, वो बेहद गंभीर मुद्दा है कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस के लिए भी एक गंभीर मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे से आगे बढ़ रही है, लेकिन पीछे वाले दूसरे मुद्दों पर कर क्या रही है। काम बहुत करने की जरूरत है। और एक बात तय है, राहुल गांधी यदि पास होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पास होती है, और राहुल गांधी यदि फेल होते हैं तो कांग्रेस पार्टी फेल नहीं होती है, बल्कि इस देश को एक अघोषित तानाशाही की प्रवृत्ति में रखने वाली मानसिकता की सत्ता को कहीं ना कहीं फुल मार्क्स मिलते हैं। राहुल गांधी के फेल्योर का यही नतीजा हो सकता है। कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के बाहर भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, संगठन को भी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कितनी सही दिशा में है, इसके लिए बिहार चुनाव का इंतजार करना होगा कि क्या वाकई वो कोशिशें फलीभूत हुई। बिहार का चुनाव नहीं बचा है। नीतीश कुमार को हटाने और तेजस्वी यादव और लालू यादव को सत्ता में लाने का ही चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार का चुनाव आरएसएस के लिए गेटवे ऑफ बंगाल या गेटवे ऑफ ईस्ट को पूरी तरह से खोल देने वाला चुनाव है, या पूरी तरह से लॉक बनाए रखने वाला चुनाव है, जिसके सहारे अगले 30, 40, 50 सालों की सियासत तय होनी है। देखते हैं। और इन सब की सबसे बड़ी पूंजी कांग्रेस पार्टी के पास है। उस पूंजी का कितना सदुपयोग संगठन कर पाता है, जितना राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस के लोग उतना कर पा रहे हैं? देखते हैं कितना कर पा रहे हैं, इंतजार करते हैं हम भी, आप भी इंतजार करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।